नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। भाई साहब, ट्रंप के होश उड़ गए हैं। ईरान तो अब ऐसा मार रहा है कि अमेरिका का भूत बना रहा है। पूरा गेम कैसे पलट रहा है, युद्ध में क्या हो रहा है, आज आपको दिखाऊंगा। ईरान के सस्ते ड्रोन फोड़ रहे हैं, अमेरिका की महंगी मिसाइलें खत्म होती जा रही हैं। बैटलफील्ड में ट्रंप का डर कैसे दिखने लगा है, आज आपको बताऊंगा। ईरान में भूकंप क्यों आया, ट्रंप का घमंड मिट्टी में मिलाने के लिए ईरान अब सबसे घातक हथियार चलाने वाला है क्या, तेल की कीमत कितनी बढ़ गई, दुबई में पैनिक का सच क्या है, क्या खबर आ गई, आज आपको यह भी बताऊंगा। इसके अलावा 48 घंटे में 8 फोन। पीएम मोदी भारतीयों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, और इधर सोनिया राहुल ने क्या गजब कर दिया, आज इसका चैप्टर भी होगा। खामनेई की मौत पर भारत में क्या बवाल हो रहा है, इंडी से लेकर ओवैसी तक किस किस ने मोर्चा खोल दिया है। साथ ही ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर भारत में हो रही सबसे शॉकिंग पॉलिटिक्स का चैप्टर भी खोलूंगा। इसके अलावा बॉर्डर पर भारत ने ऐसा क्या किया कि पाकिस्तान चिल्लाने लगा है भारत मारने आ रहा है। 5 से 12 मार्च के बीच भारत बॉर्डर पर ऐसा क्या करने जा रहा है कि मुनीर एंड कंपनी का गला सूखना शुरू हो गया है। धमाके, आगजनी, गोलीबारी, पाकिस्तान के अंदर इतने मोर्चे खुल गए कि मुनीर का बचना नामुमकिन है क्या, आज इसकी भी बात होगी। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट, सोचा है कभी, इतना युद्ध देख रहे हैं लेकिन सोचे हैं कभी कि दुनिया में हो रहे युद्ध से ये आर्म्स लॉबी या हथियार बनाने वाली कंपनियां कितना कमाती हैं, कितना नोट छाप लेती हैं आपकी मौत से या लोगों की मौत से, सोचे हैं कभी, आज इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और दलित नेता शिवेश कुमार राम को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा का नाम इसमें शामिल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में उनकी एंट्री हो सकती है। जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने दावा किया है कि जल्दी ही निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में प्रवेश करेंगे। बताया जा रहा है कि निशांत कुमार 5 मार्च को राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन भर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक और रिकॉर्ड बना लिया है। पीएम मोदी ने यूट्यूब चैनल पर 3 करोड़ सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया। अब वो दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले लीडर बन चुके हैं। यूट्यूब के साथ इंस्टाग्राम पर भी पीएम मोदी का दबदबा बना हुआ है। इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। होली के दिन दिल्ली मेट्रो के समय में बदलाव किया गया है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन समेत सभी मेट्रो ट्रेन की पहली सर्विस दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी। वहीं दिल्ली एनसीआर में नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो की सर्विस भी शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। यह सर्विस शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक जारी रहेगी। लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम पर फायरिंग के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने रोहित गोदारा गैंग के गुर्गे रोहित सोलंकी को पकड़ लिया है। पुलिस के मुताबिक सोलंकी ने ही लॉरेंस की लीगल टीम पर हमला किया था। आज इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लगा है। यह ग्रहण भारत के कुछ प्रमुख शहरों में नजर आया। चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 पर शुरू हुआ और शाम 6:46 तक रहा, लेकिन भारत में यह ग्रहण 10 मिनट के लिए दिखाई दिया। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास। ट्रंप के तो होश उड़ गए भाई। ईरान तो अब ऐसा मार रहा, अमेरिका का भूत बना रहा। कैसे पूरा युद्ध पलट गया है क्या। ईरान के सस्ते ड्रोन फोड़ रहे और अमेरिका की महंगी मिसाइलें खत्म हो रही। बैटलफील्ड में ट्रंप का डर कैसे दिखने लगा है। ईरान में भूकंप क्यों आया, ट्रंप का घमंड मिटाने के लिए, मिट्टी में मिलाने के लिए। ईरान अब सबसे घातक हथियार चलाने वाला है क्या, और तेल की कीमत कितनी बढ़ गई, दुबई में पैनिक का सच क्या है, क्या खबर आ रही है। सबसे पहले इस सब का चैप्टर देखिए। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़े हुए हैं बॉस। ईरान पर ट्रंप ने यह सोचकर हमला किया था, खामनेई को मार देंगे, सारा मामला खत्म हो जाएगा, ईरान 2 दिन में जो है वो घुटनों पर आ जाएगा, ये ट्रंप ने सोचा था। लेकिन बॉस, यहां मामला उल्टा पड़ता दिख रहा है और ऐसा गजब पलट गया है कि पूरा युद्ध देखकर दुनिया हैरान है। ईरान खुद तो तबाह हो रहा है, लेकिन तबाह होने के साथ साथ उसने अमेरिका का भूत बनाकर छोड़ दिया है। गल्फ में कोई ऐसा देश नहीं छोड़ा है ईरान ने जहां पर ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर अटैक न किया हो। हर जगह पर अमेरिका का धुआं धुआं करके छोड़ दिया ईरान ने।
अमेरिका की हालत यह हो गई है कि जो ट्रंप खुद को दुनिया में सबसे ताकतवर नेता समझते हैं, उनका अमेरिका हाथ खड़े कर रहा है कि मैं अपने नागरिकों को अभी नहीं बचा पाऊंगा। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कह दिया है कि जहां हो वहां से खुद निकल पाओ तो निकल जाओ, कोई हम बचाने नहीं आ पाएंगे। शुरुआत में तो ट्रंप ने ईरान की लंका लगाई थी, खामनेई को मार दिया, ईरान पर ताबड़तोड़ बम गिराकर ट्रंप को लगा था कि ईरान कहां टिकेगा। ट्रंप इसी मुगालते में थे कि जैसे वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले आए थे और वेनेजुएला घुटने पे आ गया, वैसे ही ईरान में बस खामनेई को मारना है, उसके बाद ये तो एकदम लमलेट हो जाएंगे। लेकिन इस युद्ध में ईरान ने अपने जज्बे से ट्रंप और पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। अब ट्रंप के सामने युद्ध का आउट ऑफ सिलेबस वाला सवाल आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि ट्रंप और उसके अमेरिका ने प्लान बी पर काम ही नहीं किया था। ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट थे कि इनको लगा हम तो कर ही देंगे 2 दिन में काम खत्म। लेकिन यहां मामला पड़ गया उल्टा। आज आपको दिखाऊंगा ईरान कैसे अमेरिका का भूत बना रहा है। ट्रंप और कंपनी को यह समझ में नहीं आ रहा कि इससे निपटना कैसे, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि जब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को फोड़ेंगे तो ईरान क्या ही कर लेगा। दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी के आगे ईरान कैसे टिकेगा। लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी ईरान लड़ रहा है। अमेरिका और इजरायली नहीं, उसके सहयोगियों को भी फोड़ रहा है। ईरान ने ट्रंप को अपनी मोज़ेक डिफेंस रणनीति से चौंका दिया है। अब यह मोज़ेक रणनीति क्या है ईरान की? कैसे बिना टॉप लीडरशिप के, बिना ऑर्डर के ईरान इस युद्ध को लंबा खींचने वाला है? कैसे ईरान के युद्ध में ट्रंप बुरी तरह फंस गए, बौखला गए, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, युद्ध का ठीकरा अब इजराइल पे फोड़ रहे हैं, नेटो देशों को कोसने लग गए हैं ट्रंप। आज आपको सब दिखाऊंगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि क्या ईरान के सामने ट्रंप के हथियारों का भंडार कम कर पड़ने वाला है। क्या ईरान के सस्ते ड्रोन और मिसाइल अमेरिका के महंगे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को फोड़े जा रहे हैं और वो खत्म हो रहे हैं। यह युद्ध किस दिशा में जा रहा है? ईरान अमेरिका को कैसे फोड़ता चला जा रहा है? इजराइल ने ईरान के राष्ट्रपति दफ्तर, न्यूक्लियर साइट, नेवल बेस को निशाना बनाया है। उधर ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी एम्बेसी को निशाना बनाकर कैसे अमेरिका को हिला दिया है। आज आपको सब दिखाने वाला हूं। एक मोर्चा और कैसे खुल गया है। इजराइल अब ईरान के साथ साथ लेबनान पर भी चढ़ाई कर रहा है, वहां भी उसने अपनी सेना उतार दी है। ईरान युद्ध में अब क्या क्या हो रहा है और ईरान ने कैसे पूरा युद्ध पलट कर रखने के लिए रख दिया है, पूरा माहौल बदल रहा है। इस युद्ध के चौथे दिन की हर डराने वाली तस्वीर से लेकर एक एक खबर आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले झलक देखिए ईरान किस तरह से अमेरिका को बल भर के मार रहा है। वो सबसे पहले आप देखिए कि ईरान ने आज ही नई मिसाइलें छोड़ी। अमेरिका इजराइल के ठिकानों पर ईरान ने ताकतवर खैबर मिसाइल दाग दी है और इस मिसाइल की एक आप झलक देखिए। अभी तो ईरान जो है कहा जा रहा है कि पुराने ड्रोन, पुरानी मिसाइल फोड़ रहा था, अब उसने खैबर मिसाइल निकाल दी है। यानी ईरान ने भी अपना गियर चेंज कर दिया है बॉस। ऐसी ही मिसाइलों से ईरान ने धुआं धुआं कर रखा है। और आपको इजराइल के तेल अवीव का वीडियो दिखाता हूं। सिर्फ 10 सेकंड में एक के बाद एक 15 मिसाइलों ने तेल अवीव में ऐसा गदर मचाया कि लोगों के होश उड़ गए। लोग देख के कह रहे हैं कि यह क्या हो रहा है। ईरानी मिसाइलों के आज आगे कुछ नहीं टिक रहा। ईरानी मिसाइलों के आगे आज अमेरिका और इजराइल का डिफेंस सिस्टम पानी मांग रहा था बॉस। इजराइल के 4 एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। ना आयरन बीम पकड़ पा रहा है, ना आयरन डोम पकड़ पा रहा है। डेविड स्लिंग और एरो एयर डिफेंस सिस्टम भी धरे के धरे रह गए। आप वीडियो देखिए बॉस, अगर एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा होता तो ऐसी हालत बनती, 15 मिसाइल गिर जाते। फोड़ दिया ईरान ने भाई कि खामनेई को मारो, सत्ता परिवर्तन कर दो, पब्लिक सरेंडर कर देगी, सेना सरेंडर कर देगी। वो प्लान ए फेल हो गया। लेकिन ट्रंप की सनक और अमेरिका का जो अपना ईगो है, उसमें इन्होंने प्लान बी बनाया ही नहीं था, ऐसा लग रहा है। और इसलिए अब ये पैनिक मोड में आ रहे हैं। आप देखिए कि 4 दिन के युद्ध में ही ऐसे हालात हो गए कि अमेरिका पैनिक मोड में आ गया है बॉस। अमेरिका अब युद्ध का ठीकरा इजराइल पर फोड़ रहा है। अमेरिका अब नेटो देशों को कोस रहा है कि वो साथ क्यों नहीं आ रहे। क्यों भाई, तुम तो अमेरिका हो, अपने बूते लड़ो ना। तुम तो पूरी दुनिया को नचाते हो, अब तुमको लोगों का साथ चाहिए। ट्रंप अब ईरान में सेना उतारने की आशंका से इनकार नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं सेना भेजूंगा। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान के मिसाइल और ड्रोन भंडार के सामने अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम कम पड़ रहा है क्या, कि उसे सेना उतारने की नौबत आ रही है। ईरान पर हमले के पीछे ट्रंप का मकसद क्लियर है, ना एग्जिट प्लान। इस तरह की बातें ट्रंप के खिलाफ हो रही हैं।
यानी ईरान युद्ध के चौथे ही दिन चर्चा तेज हो गई है कि क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका के हथियार कम पड़ने जा रहे हैं। क्या ईरान के सस्ते और तेजी से हथियार बनाने की क्षमता का मुकाबला अमेरिका नहीं कर पाएगा। आप सोचिए, ट्रंप की वजह से अमेरिका की कितनी छीछालेदर हो रही है, जिसकी सेना को नंबर 1 सेना माना जाता है, जिसको दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, भाई उसका भूत बना के छोड़ दिया है ईरान ने। सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान पर हमले को जस्टिफाई करते हुए बता दिया कि ईरान बहुत जल्दी इतनी मिसाइल और ड्रोन बना लेता है कि कोई कुछ नहीं कर पाता। आप सुनिए, अमेरिका का विदेश मंत्री मार्को रूबियो खुद मान रहा है भाई कि ईरान 1 महीने में 100 मिसाइल बना सकता है और उसके मुकाबले में अमेरिका 6 से 7 इंटरसेप्टर बना सकता है। मतलब उस मिसाइल को काटने के लिए वो बनाएगा 100 मिसाइल, ये काट पाएंगे 6-7 से। ऐसे लड़ेगा अमेरिका, ऐसे जीतेगा अमेरिका। इंटरसेप्टर मिसाइल वो होती है जो दुश्मन के मिसाइल्स ड्रोन को हवा में मार गिराने में काम आती है। तो ईरान की 100 मिसाइल बनाम अमेरिका के 6-7 इंटरसेप्टर। लोग पूछ रहे हैं ऐसे लड़ोगे क्या। अमेरिका के विदेश मंत्री ईरान की मिसाइलों की बात कर रहे हैं, ड्रोन्स की बात कर रहे हैं। ये वो मिसाइल और ड्रोन है जिसने पश्चिमी एशिया को धुआं धुआं कर रखा है। ये वो ड्रोन और मिसाइल हैं जो ईरान हर दिन सैकड़ों की संख्या में कभी यूएई पे फोड़ रहा है, कभी सऊदी अरब पे फोड़ रहा है, कभी बहरीन में दाग देता है। और ये हमले बता रहे हैं कि ईरान के पास ड्रोन और मिसाइल का भंडार भरा हुआ है भाई। ईरान के लिए एक मैसेज क्लियर है कि हम झुकेंगे नहीं, तुम हमको मार रहे हो, हम तुमको मार के मरेंगे। ईरान हो सकता है ये युद्ध लास्ट में जीते ना जीते, अभी कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ईरान ने अमेरिका को उसकी हैसियत याद दिला दी कि तुम ये मत सोचना कि तुम ईरान को मार के 2 मिनट में निकल के चले जाओगे। आपको ईरान की कुछ ताकतवर मिसाइलों की तस्वीरें दिखाता हूं। जैसे ईरान की फतेह 2 मिसाइल की तस्वीर देखिए। यह ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कहा जा रहा है कि अब फोड़ेगा ईरान। ईरान का दावा है कि उसने नेक्स्ट जनरेशन फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल अब उतार दी है और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईरान बहुत स्ट्रैटेजिकली खेल रहा है इस युद्ध में। वो पहले पुराने हथियार का इस्तेमाल करता रहा, मैसेज देता रहा कि भाई देखो मैं क्या कर सकता हूं, युद्ध रोकना है तो रोको, बताओ क्या करना है। लेकिन अब वो समझ गया कि अब तो ये मरने मारने की बात हो गई है, अब तो ये नहीं रुक सकता मामला। तो अब वो ऐसे ऐसे हथियार निकाल रहा है जो अमेरिका और इजराइल दोनों को भारी पड़ सकते हैं। इसी तरह ईरान ने अपनी मीडियम दूरी की कद्र और ईमाद मिसाइल की फुटेज भी जारी की है। जरा उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह ईरान के शाहेद ड्रोन की बड़ी चर्चा है, जिसे आसमान का AK-47 कहा जा रहा है। ये वो शाहेद ड्रोन है जो रूस युद्ध में भी भयंकर तबाही मचा चुका है। उस शाहेद ड्रोन को सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है और यह ड्रोन एक बार लॉन्च होने के बाद खुद को टारगेट पर मारकर विस्फोट कर देता है। जैसे वो पाकिस्तानी आतंकी नहीं आते आकर फट जाते हैं, वैसे ही ये ड्रोन है। ये वो ड्रोन है जिसने अमेरिका और इजराइल समेत कई देशों की नींद उड़ाई हुई है, क्योंकि ईरान ज्यादातर रात के समय इन ड्रोन से हमला कर देता है। ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जो कहा है, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि ईरान के सस्ते ड्रोन और मिसाइलों के आगे अमेरिका के महंगे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम कब तक टिकेंगे, क्योंकि ईरान के एक ड्रोन को मारने के लिए अमेरिका को 10 गुना ज्यादा पैसा बहाना पड़ रहा है। आप देखिए कि दोनों के लिए इस वक्त लड़ाई जो है ना, वो मैच नहीं हो रही है। ईरान क्या कर रहा है, ईरान इधर से क्या भेजता है भाई, ईरान भेजता है शाहेद ड्रोन। ये शाहेद ड्रोन उड़ते उड़ते जाता है और कहीं भी गिर के फट जाता है। इसकी कीमत क्या है, एक ड्रोन की कीमत 32 लाख एक ड्रोन की कीमत है। और इस ड्रोन को मार गिराने वाली मिसाइल की कीमत अमेरिका क्या करता है, मिसाइल से मारता है। अमेरिका जिस मिसाइल से मारता है उस मिसाइल मारता है अमेरिका। उस मिसाइल की कीमत कितनी है बॉस, उस मिसाइल की कीमत है 5 करोड़ से लेकर 36 करोड़ रुपए। अब आप अंदाजा लगाइए कि ईरान ये लड़ाई कैसे लड़ रहा है। ईरान 32 लाख का ड्रोन भेजता है, उसको मारने के लिए अमेरिका को 5 करोड़ से लेकर 36 करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। और अगर वो नहीं मार पाया तो फिर वो जो फटता है तो इतना नुकसान करता है कि उसकी अलग कॉस्टिंग है। दावा है कि ईरान के खिलाफ पहले ही दिन के युद्ध में अमेरिका का $779 मिलियन खर्च हो चुका है। $779 मिलियन शुरुआत में, यह करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए का खर्चा है।
दूसरी बात ईरान की मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन की क्षमता की भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे अलग अलग सोर्सेस से दावा है कि ईरान के पास शाहिद ड्रोन की जो फीट है वो 80,000 से लेकर 1,00,000 ड्रोन उसके पास है। अगर ईरान ने अपनी पूरी ताकत लगाई तो वो हर दिन 2,500 ड्रोन हमला करने की क्षमता रखता है, हर दिन 2,500। जबकि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान को ड्रोन और मिसाइलें गिराने के लिए जो इंटरसेप्टर चाहिए उसकी सप्लाई पहले ही सीमित है। जब पिछले साल ईरान पर हमला किया गया था तो 12 दिनों की जंग में अमेरिका ने इजराइल को बचाने के लिए 150 थर्ड इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया था, जो कुल स्टॉक का करीब 25% है। इसमें एक थर्ड इंटरसेप्टर की कीमत करीब $15 मिलियन है। इसके स्टॉक को भरने में करीब 3 से 8 साल लग सकते हैं। इसलिए अब एक्सपर्ट ये बातें कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान की मिसाइलें खत्म हो, उससे पहले अमेरिका और उसके साथी देशों के पास जो इंटरसेप्टर मिसाइल होती है ड्रोन और मिसाइल को फोड़ने के लिए, वही खत्म हो जाए। ऐसी भी खबरें हैं कि अमेरिका दूसरे देशों में तैनात अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मिडिल ईस्ट में मूव करने पर विचार कर रहा है। हालांकि अमेरिका और इजराइल मिसाइल लॉन्च करने वाले ठिकानों और भंडारण स्थानों को ढूंढकर नष्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इधर ईरान का दावा है कि वो जहां अटैक कर रहे हैं वहां कोई मिसाइल का भंडार ही नहीं है। वो कह रहे फोड़ लो, वहां कुछ है ही नहीं है। वो कह रहा है कि हमने तो पहले ही ठिकाने बदल दिए। यानी ये लड़ाई और इंटेंस होती जा रही है, ये लड़ाई और लंबी खिंचेगी, इसके पूरे आसार लग रहे हैं, जो पूरी दुनिया के लिए तबाही लेकर आ सकता है। सस्ते ड्रोन और खतरनाक मिसाइल की ताकत के दम पर ईरान ने तबाही मचा रखी है। कोई सुरक्षा कवच इनको नहीं रोक पा रहा। आपको इजराइल के तेल अवीव का एक और वीडियो दिखाता हूं, जहां पर ईरान ने हमला किया। तेल अवीव में यह धमाका उस वक्त हुआ जब एक चीनी मजदूर हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर एक लोहे के गार्डर पर बैठकर बेचारा काम कर रहा था, वो वहीं फंस गया। अब वो नीचे उतरे तो उतरे कैसे? नीचे धुआं धुआं हो रखा, ऊपर से कूदेगा बेचारा है नहीं, उसके हाथ पांव कांपने लगे। दूसरी तस्वीर देखिए, उसमें तो कई कारें जलती हुई दिखाई दे रही हैं। इन कारों का यह हाल है कि तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों के फटने से इनकी धज्जियां उड़ गई हैं। ये तस्वीरें इस बात की कहानी बता रही हैं कि युद्ध जो है वो दोनों तरफ भयंकर नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान जो है वो सिर्फ मार खा नहीं रहा, वो मार भी रहा है। और कल भी हमने आपको बताया था कि मिडिल ईस्ट के देशों पर ईरान का टारगेट वो एनर्जी सोर्सेज हैं जिनके भरोसे अमेरिका बैठा हुआ है। आज ईरान ने यूएई के फुजैरा पोर्ट पर उस तेल डिपो को निशाना बनाया जिसे दुनिया के अहम ऑयल स्टोरेज में से एक माना जाता है। देख रहे हैं, भयंकर आग धधकी हुई है। धमाके के बाद तेल डिपो में भयानक आग की लपटें निकल रही थी। यानी ईरान स्ट्रैटेजिकली हर उस जगह नुकसान पहुंचा रहा है जिससे दुनिया को दर्द महसूस हो, ताकि दुनिया इस युद्ध के बीच में आए। जबकि कल ईरान ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी रास तानूरा पर हमला किया था, जिसके बाद सऊदी अरब ने रिफाइनरी को ही बंद कर दिया। ईरान अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें भी इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी ही एक हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 2 ने तहलका मचाया हुआ है। आपको इसी मिसाइल के अटैक का वीडियो दिखाता हूं। यह वीडियो गल्फ के किसी एयरपोर्ट के रनवे का है। बिजली की रफ्तार से एक मिसाइल पलक झपकते गुजर जाती है, जिसके बाद वहां धुआं और धमाके के अलावा कुछ नहीं दिखता। दावा किया जा रहा कि ईरान की फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है। और जरा इस वीडियो में इसकी रफ्तार देखिए। ईरान के ड्रोन मिडिल ईस्ट में तबाही का दूसरा नाम बनते जा रहे हैं। दुबई में ईरान का शाहिद ड्रोन सनसनाते हुए एक ऊंची बिल्डिंग में घुस गया। आप देखिए, तस्वीर देखिए, जिसके बाद कितना भयंकर धमाका हुआ है। आप उसकी तस्वीर देखिए, क्योंकि अच्छा खासा विस्फोटक ले जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि यह ईरान का वही शाहिद 136 ड्रोन है जिसका इस्तेमाल रूस भी यूक्रेन में करता है। और इस एक छोटे से ड्रोन की ताकत देखिए। आप सोचिए जो लोग हैं उनकी क्या हालत हो जा रही है। पहले भाई वीडियो बना रहा था कि वो देखो ड्रोन जा रहा है। जब उसका धमाका हुआ और भयंकर विस्फोट हुआ तो अल्लाह अकबर मुंह से निकल गया, भाई भाग गया वहां से। ये ईरान ने कर रखा है, छोटे छोटे ड्रोन से बड़े बड़े धमाके करके बड़े बड़े मैसेज दे रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का कोई सैन्य अड्डा सुरक्षित नहीं लग रहा बॉस। ईरानी मिसाइलें अमेरिकी ठिकानों पर कहर बनकर बरस रही हैं। यह तस्वीर इराक के एरबिल शहर की है। यहां ईरानी मिसाइल फटी तो इतना भयानक धमाका हुआ कि पूरा शहर कांप गया कहा जा रहा है। और आप इस युद्ध की हर तस्वीर जो आप देख रहे हैं ना, चाहे वो ईरान में धमाके हो रहे हो, चाहे वो तेल अवीव में इजराइल में हो रहे हो, या अमेरिका के बेसिस पर हो रहे हो, एक चीज जरूर याद रखिएगा कि भारतीय सेना के शौर्य को सलाम ठोकते चलिएगा बॉस, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में एक ड्रोन अंदर घुसकर जो है भारत के बड़े या किसी भी शहर में नुकसान पहुंचाने नहीं दिया था।
पाकिस्तान कूक के रह गया, पूरा ताकत लगा के रह गया, लेकिन भारतीय सेना ने उन ड्रोन्स का भूत बना के छोड़ दिया था। यह है अपनी सेना का शौर्य, जो अमेरिकी नहीं कर पा रहे, जो इजरायली नहीं कर पा रहे, वो अपनी सेना ने करके दिखाया था। ईरानी मिसाइलें मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों और दूतावासों पर कहर बरपा रही। सभी खाड़ी देश बाप बाप कर रहे हैं। ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन फोड़ दिया। कुवैत में भी अमेरिकी ठिकानों और दूतावास को निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिकी एयरबेस पर हमला कर दिया। यूएई में फुजैरा पोर्ट के तेल डिपो पर हमला किया और तेल अवीव को निशाना बनाया। एक तरफ ईरान फोड़ता चला जा रहा है, दूसरी तरफ ईरान भी फूट रहा है। ऐसा नहीं है कि ईरान को अपर हैंड है, ईरान पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। आज ईरान ने इजरायल का हर्मीज ड्रोन मार गिराया। यह ड्रोन ईरान के आसमान में उड़ रहा था, तभी ईरान ने आसमान में ही उसे जला दिया और उस पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। इसी तरह से यमन में अमेरिकी ड्रोन MQ-9 बुरी हालत में मिला। दावा किया जा रहा है कि ईरानी मिसाइलों ने इस अमेरिकी ड्रोन को मिट्टी में मिला दिया। यह उसकी तस्वीर बताई जा रही है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो फिर ट्रंप की हालत खराब हो जाएगी बॉस। ऐसा हो भी रहा है। अमेरिका के महंगे हथियार ईरान के सस्ते हथियारों से निपटने में खर्च हुए चले जा रहे हैं। जब अमेरिका के हथियारों पर सवाल उठने लगे तो ट्रंप जेलेंस्की को कोस रहे हैं, जो बाइडेन को कोसने लगे। ट्रंप क्या कह रहे हैं आपको पता है? ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे पास हथियारों का भंडार तो है, लेकिन उतना नहीं जितना हम चाहते हैं। तो जब जितना तुम चाहते हो उतना हथियार नहीं था, तो तुमको मंगल ग्रह से आदेश आया था कि ईरान पे जाके हमला कर दो, बैठते चुपचाप। तुम तो ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि अरे इतना हथियार में तो 4 बार ईरान फोड़ आएंगे। अब अपनी हैसियत समझ में आ रही है। हमारे कह रहे हैं ट्रंप कि हमारे बहुत सारे तगड़े हथियार दूसरे देशों में स्टोर हैं। जो बाइडेन ने अपना सारा टाइम और अमेरिका का पैसा सब चीज जेलेंस्की को दे दिया। ट्रंप ने आरोप लगाया कि बाइडेन ने सारे हथियार और पैसे दे दिए, लेकिन उसका विकल्प बनाने की नहीं सोची। तो आप सोच लेते, आप तो मुनीर से तलवे चटवाने में बिजी थे। आपको तो रेयर अर्थ मटेरियल की डील करनी थी। मुनीर वहां पर सेल्समैन बनकर दिखा रहा था। जो बाइडेन को गए हुए तो समय हो गया, आप ले आते सारे हथियार बना लेते, और जब नहीं था तो नहीं लड़ते। साथ में ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने आकर चीजों को ठीक किया और अब अमेरिका के पास अनलिमिटेड हथियार है। अरे भाई मत पहले तय करो हथियार है या नहीं है। एक सांस में कह रहे हो हथियार नहीं है, एक में कह रहे हो अनलिमिटेड हथियार है। कह रहे हैं कि अमेरिका हमेशा युद्ध लड़ सकता है। तो फिर अमेरिका हमेशा युद्ध लड़ सकता है तो जेलेंस्की को जो हथियार दिए उसका रोना क्या रो रहे हैं आप? डोनाल्ड ट्रंप अपनी सनक में एक लाइन में क्या बोलते हैं और आगे 4 लाइन बाद क्या बोल देते हैं वही जानते हैं। वर्ल्ड विल बी अ सेफर प्लेस। यह अमेरिका बता रहा है कि दुनिया एक बहुत सुरक्षित जगह हो जाएगी जो अमेरिका कर रहा है उससे। तुमको दुनिया ने ठेका दिया था, टेंडर निकला था। हमने तुमसे कहा था कि जाके हमको सुरक्षित करो। अमेरिका की इस नौटंकी के चक्कर में दुनिया भर में लोगों की नौकरियों पर आफत आ सकती है। शेयर बाजार में लोगों का पैसा डूब गया, वहां मासूम लोग मर गए पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, वहां इजराइल में मर रहे हैं, ईरान में मर रहे हैं, दुनिया के लोग मरे जा रहे हैं और तुम कह रहे हो दुनिया सेफ जगह बन रही है। तमाशा करते हो तुम। यह अमेरिका का यही तमाशा है। और उसके बाद यह तमाशा करने के बाद अपने टी शर्ट पे यह लिख लेने से कि आई लव पीस, उससे तुम शांति के दूत नहीं हो जाओगे। युद्ध में अमेरिका के पैनिक होने का एक संकेत यह भी है कि ट्रंप अब यह चाहते हैं कि नेटो देश उनके साथ आए। क्यों आएंगे भाई? डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को कोस रहे हैं कि वो ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि फिर ये सो कॉल्ड स्पेशल रिलेशनशिप होने का फायदा क्या है? क्यों भाई, तुम तो अमेरिका हो, तुम तो भर दुनिया पे टैरिफ लगा देते हो, तुम दुनिया के चौधरी बने घूमते हो, तुमको दूसरों की क्या जरूरत है, लड़ो अकेले। दूसरी तरफ नेटो सेक्रेटरी जनरल ने अमेरिका और ईरान के हमले की तारीफ की, लेकिन साथ में कह दिया कि नेटो इसमें शामिल नहीं होगा। युद्ध को लेकर ट्रंप की रणनीति पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि युद्ध कब खत्म होगा ट्रंप प्रशासन के पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। भयंकर कंफ्यूजन दिख रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ पहले 4 से 5 हफ्तों के सैन्य अभियान का प्लान था, लेकिन यह लंबा चल सकता है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो ईरान में सेना उतार देंगे। जिसके बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या अफगानिस्तान की तरह ट्रंप ईरान में 20 साल लड़ेंगे क्या? यह भी सवाल उठ रहे हैं कि जो ट्रंप अफगानिस्तान में सेना उतारने के लिए पिछली सरकारों को कोसते थे, वो अब खुद ईरान में सेना उतारने की बात कर रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि जो ट्रंप ये दावा करते थे कि उन्होंने तो अमेरिका को सबसे ताकतवर बना दिया, उस अमेरिका को ईरान को हराने के लिए जमीन पर सेना उतारने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप सोचिए, अभी 4 दिन के युद्ध में तेल की कीमतों में आग लग गई।
दुनिया पैनिक मोड में है। अगर यह युद्ध लंबा चलेगा तो क्या ही होगा। युद्ध के लंबे खींचने का दूसरा मतलब यही है कि अमेरिका जितना ईरान को हल्के में ले रहा था, ईरान उससे कहीं ज्यादा आगे निकला। और ईरान ने यह सब कैसे किया? क्यों B-2 बॉम्बर और घातक मिसाइल फाइटर जेट से लैस अमेरिका को ईरान में सेना उतारने की जरूरत पड़ रही है, यह भी आपको आज आगे बताऊंगा। ईरान पर अमेरिका ने हमला क्यों किया, इसके पीछे का मकसद क्या है, इसे लेकर भी ट्रंप और उनकी सरकार घिर गए, क्योंकि इसे लेकर ट्रंप लगातार गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। मैंने कहा ना, ट्रंप पैनिक में है बॉस। पिछले साल जब ईरान पर हमला किया तो कहा कि उसके पास परमाणु बम है, फिर हमला करके यह दावा किया कि ईरान के परमाणु साइट को हमने नष्ट कर दिया, फिर माहौल बनाया कि ईरान अपने लोगों को मार रहा है इसलिए वहां सत्ता परिवर्तन करना होगा, फिर दावा किया कि ईरान ट्रंप की जान लेना चाहता था, वो हमें मारता, इससे पहले हमने खामनेई को मार दिया। लेकिन जब अमेरिका में ही ट्रंप के ईरान पर हमले को लेकर सवाल उठने लगे तो अब ट्रंप प्रशासन नई थ्योरी लेकर आ गया। अब अमेरिका के विदेश मंत्री ने ईरान पर हमले का ठीकरा इजराइल पर फोड़ दिया। मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका को यह जानकारी थी कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है। अमेरिका को डर था कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो अमेरिका के खिलाफ जवाबी हमला कर सकता है, इसलिए अगर हमने पहले कार्रवाई नहीं की होती तो हमें ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता। यानी एक तरह से ट्रंप प्रशासन ने युद्ध के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा दिया, दिखाया कि यह युद्ध तो इजराइल की वजह से हो रहा है। अमेरिका को तो सिर्फ अपने हितों, अपने लोगों को बचाने के लिए उतरना पड़ा। मार्को रूबियो के इस बयान पर सवाल उठने लगे कि ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि इसका मतलब ईरान से जुड़ा कोई खतरा नहीं था, अमेरिका इजराइल की वजह से युद्ध में आया। रूस ने भी इस मुद्दे पर अमेरिका को घेरा। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं है जो यह बताए कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा था। और मैंने आपको डे 1 से कहा कि ईरान पर जो अमेरिका ने हमला किया, देखिए खामनेई का राज लोगों को पसंद था नहीं था, वहां कुछ लोगों को गुस्सा था, वो अपना सत्ता परिवर्तन करते नहीं करते जो करते, भर दुनिया में जहां लोग असंतुष्ट होंगे सरकार से, ये टेंडर किसने दिया है? डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को कि हम आएंगे, हम बम फोड़ देंगे, हम लोगों को मार के तुम्हारे यहां सत्ता परिवर्तन कर देंगे। ये किसने तुमको दे दिया? और तुमको खुद ही नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। कभी कह रहे हो हमको मार देता इसलिए मैंने पहले मार दिया, कभी कह रहे हो इजराइल मारने वाला था इसलिए हमको उसमें घुसना पड़ गया, कभी कह रहे हो वो परमाणु बम बना रहा था इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो पिछले बार तो तुमने परमाणु साइट फोड़ दी थी, तो आज क्यों घुसे हो? और कभी कहते हो वहां सत्ता परिवर्तन करने गए। सीधी सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप घर में घिर गए थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था टैरिफ के खिलाफ, पॉपुलैरिटी गिरती जा रही थी। भाई साहब को लगा ये मैं राष्ट्रवाद का चूरन चटा के निकल जाऊंगा। इन्होंने सोचा 2 दिन में निपटा दूंगा, उसके बाद हीरो बन जाऊंगा। यहां लेने के देने पड़ गए। अपने ऊपर उठ रहे सवालों के बीच अब डोनाल्ड ट्रंप युद्ध को लेकर नया दावा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि ईरान का डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी और लीडरशिप सब तबाह हो चुके हैं। अब ईरान हमसे बातचीत करना चाहता है लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। ए भाई, कितना झूठा आदमी है बॉस। ये कह रहे हैं कि उनका एयर डिफेंस, एयर फोर्स, नेवी, लीडरशिप सब खत्म हो गया। अरे भाई, जब सब खत्म हो गया है तो तुमको ईरान में सेना उतारने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर सब खत्म ही हो गया है तो तुम बम कौन ची का फोड़ रहे हो? वहां कुआं करके पानी निकालना चाहते हो कि वहां गड्ढा कर रहे हो? खुद क्यों कह रहे हो कि युद्ध लंबा चलेगा जब सब खत्म ही हो गया है? वहां अपनी सेना को क्रिकेट खेलने भेजोगे क्या? ये सारी बातें बताती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पैनिक मोड में है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलकर अपने देश के लोगों को ठग रहे हैं, दुनिया को ठग रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान में सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन आज देखिए कि तेहरान में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर फिर जबरदस्त बम फोड़े। ये धुएं का गुबार देखिए, और इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ईरान में हुआ यह धमाका कितना भयावह था। तो जब सब खत्म हो गया तो ये किस चीज के लिए फोड़ रहे हो ये बताओ? दिवाली का पटाखा बच गया है जो तुम सोच रहे हो कि खत्म कर देते हैं, अगले साल तक जो है वो खत्म हो जाएगा या फिर खराब हो जाएगा। अब तेहरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले का दूसरा वीडियो देखिए। तेहरान पर मिसाइलों की ऐसी बारिश हुई कि वहां चीखें निकल गईं। सच्चाई यही है कि अमेरिका और इजराइल को मिलकर पूरी ताकत लगानी पड़ रही है ईरान को रोकने के लिए, और ईरान रुक नहीं रहा। आज अमेरिका और इजराइल ने ईरान के उर्मिया में भी एयर स्ट्राइक की और वहां 3 मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया है। आज ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिकी हमले की एक और तस्वीर आई। तेहरान के पारदीस शहर में भीषण हमले हुए। रिहायशी इलाकों के साथ लगी पहाड़ियों पर यूएस इजराइल ने कई मिसाइलें फोड़ दी। हमले के बाद आसमान में दूर तक धुएं का गुबार दिख रहा था, लेकिन ईरान इतनी मार खाने के बाद भी लड़े जा रहा है। सवाल है कैसे? यह भी अपने आप में बहुत गजब है।
ईरान ने अपने मोज़ेक डिफेंस डॉक्ट्रीन को पूरी तरह से लागू कर दिया है। अब यह मोज़ेक पॉलिसी क्या बला है बॉस, सुनिए जरा। ईरान की मोज़ेक पॉलिसी के मुताबिक IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स को 31 अलग अलग यूनिट्स में बांटा गया है। राजधानी तेहरान की सुरक्षा एक यूनिट करेगी। इसके अलावा ईरान के 30 अलग अलग प्रांतों के लिए एक एक यूनिट बना दी गई है। हर यूनिट के कमांडर के पास टैक्टिकल पावर होगी, यानी वो अपने फैसले लेने के लिए एकदम फ्रीडम है, उसको स्वतंत्र होगा। ये कमांडर खुद तय कर सकते हैं कि उन्हें मिसाइल दागनी है या ड्रोन छोड़ना है, गुरिल्ला युद्ध करना है या फिर कौन सी युद्ध नीति अपनानी है। यूनिट कमांडर्स को किसी से भी इजाजत लेने तक की जरूरत नहीं है। यानी ईरान एक देश के तौर पे तो लड़ रहा है, लेकिन उसकी 31 अलग अलग यूनिट लड़ रही हैं और सब अपने अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाकर फोड़ रही हैं। यानी अमेरिका एक ईरान से लड़ रहा था, ईरान ने अलग अलग 31 ईरान बना दिए। लड़ो, अब कैसे लड़ोगे? और शायद इसलिए ट्रंप कह रहे थे कि ईरान में सेना उतारने की जरूरत पड़ सकती है। ईरान में युद्ध के बीच आज एक चर्चा वहां आए भूकंप को लेकर भी है। आज दोपहर ईरान में भूकंप के झटके महसूस हुए। दक्षिणी ईरान के गेराश इलाके में 4.3 की तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के ये झटके ईरान के फारस प्रांत में महसूस किए गए। वहीं सोशल मीडिया पर न्यूक्लियर टेस्ट की अफवाह फैल गई, लेकिन एक्सपर्ट्स ने न्यूक्लियर टेस्ट की संभावना से इनकार किया। अफवाह इसलिए फैली क्योंकि युद्ध में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले हो रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स और यूएसजीएस ने इसे साफ किया कि 4.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप न्यूक्लियर टेस्ट जैसा नहीं होता बॉस। पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान की मिसाइलों और ड्रोन का खौफ है। ईरान के काउंटर अटैक में यूएई में भी पैनिक मचा। लेकिन अब आप वहां का लीडरशिप देखिए बॉस। वहां यूएई में लीडरशिप ने स्थितियों को कंट्रोल कर रखा है, कहीं कोई पैनिक ना बढ़े। इसके लिए वहां के राष्ट्रपति, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान खुद बाहर निकल आए बॉस और मॉल में चले गए, जहां वो लोगों से मिले, छोटी बच्ची को पास बुलाकर फोटो खिंचवाया, उसका हाथ चूमकर यह मैसेज दिया कि वो उन्हें यूएई के हर नागरिक को की सुरक्षा की उन्हें फिक्र है। ये बॉस यूएई। अपने यहां कुछ लोग ज्ञान देने लगे थे कि अरे दुबई में प्रॉपर्टी लोग खरीदते हैं, दुबई में बसने जाते हैं, दुबई तो तबाह हो गया। ऐसा नहीं है। दुबई में कुछ जगह विस्फोट हो रहे हैं और कहीं भी युद्ध होता तो ऐसा नहीं कि पूरे शहर में एक साथ बम फटने लगते हैं। लेकिन यूएई अपने लोगों की सुरक्षा के लिए लगा हुआ है, पूरा प्रयास कर रहा है। और अपने देखिए, आप मैसेज देखिए बहुत, राष्ट्रपति चले गए मॉल में ताकि पब्लिक को लगना चाहिए कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब सेफ है। यह यूएई में हो रहा है। यहां भारत में क्या हो रहा है बॉस? अगला चैप्टर देखिए। 48 घंटे में 8 फोन। पीएम मोदी भारतीयों को बचाने में कैसे लग गए हैं। इधर सोनिया राहुल ने क्या गजब कर दिया। खामनेई की मौत पर भारत में क्या बवाल हो रहा है। इंडी से लेकर ओवैसी तक किस किस ने मोर्चा खोल दिया है। ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर भारत में हो रही सबसे शॉकिंग पॉलिटिक्स का चैप्टर अब आपको दिखाता हूं। ईरान और अमेरिका के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है, दुनिया की नजर उस पर है, लेकिन यहां देश में इंडी वालों की पॉलिटिक्स अलग लेवल पर चलती है। भारत में इंडी गठबंधन पीएम मोदी पर हमले कर रहा है। आप देखिए कि युद्ध ईरान अमेरिका के बीच हो रहा है, लेकिन भारत में पॉलिटिकल युद्ध शुरू हो गया। सोनिया गांधी कह रही हैं कि भारत खामोश क्यों है, खामनेई की मौत पर पीएम मोदी को बोलना चाहिए। राहुल गांधी अब पीएम मोदी को विदेश नीति सिखा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती से लेकर ओवैसी तक सवाल उठा रहे हैं। खामनेई की मौत पर भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं। उधर पीएम मोदी देश हित में जो सही है वो करते चले जा रहे हैं। जहां अमेरिका अपने नागरिकों की मदद नहीं कर पा रहा, कह रहा है कि हम अभी नहीं बचा पाएंगे, अपने से निकलो, वहां प्रधानमंत्री मोदी एक एक भारतीय के लिए चिंतित हैं और क्या कर रहे हैं आज आपको दिखाऊंगा। यानी मुद्दा कोई भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध हो जाए, कुछ हो जाए, भारत में इंडी गठबंधन सीधे पीएम मोदी पर हमलावर हो जाता है। लेकिन इनको यह नहीं दिखाई देता कि जब दुनिया के कई देश अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान हैं, भारत में ऐसी कोई टेंशन नहीं है। आज की डेट में पीएम मोदी किस तरह से नेशन फर्स्ट की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं और कैसे भारत के हितों को सुरक्षित रखने के लिए किस किस को फोन लगा रहे हैं आज आपको दिखाऊंगा। खामनेई की मौत पर इंडी गठबंधन कैसे पॉलिटिक्स कर रहा है, वॉर जोन में फंसे भारतीयों को पीएम मोदी कैसे निकालने के लिए लग गए हैं। अब इसका चैप्टर आपको विस्तार से दिखाऊं, उससे पहले ट्रेलर देखिए। ईरान के लिए 2 लफ्ज भी नहीं बोले गए आपके। भारत के ये वो लोग हैं कि जो वहाँ के एजेंट है, वहाँ के मतलब ये चमचे हैं, उनको वहाँ से ये फंडिंग होती है।
आप देखिए कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बीच भारत में किस तरह से राजनीति हो रही है। सोनिया गांधी ने ईरान युद्ध और खामनेई की मौत पर एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिख दिया बॉस, जिसमें युद्ध को लेकर भारत के स्टैंड पर सवाल खड़े किए हैं। सोनिया गांधी ने कहा है कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। इस पर भारत की चुप्पी हैरान करती है। किसी विदेशी नेता की टारगेटेड हत्या पर भारत की चुप्पी हमारी विदेश नीति की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है। खामनेई की हत्या से 48 घंटे पहले ही पीएम मोदी इजराइल से लौटे हैं, जहां उन्होंने इजराइल के प्रति समर्थन जताया था। कांग्रेस ने ईरान पर यूएस इजराइल के हमलों की निंदा की है और दुनिया भर के शिया समुदाय से संवेदना व्यक्त की है। भारत सरकार का रुख इस त्रासदी को मौन समर्थन का संकेत दे रहा है, यह सोनिया गांधी कह रही हैं। भारत की परेशान करने वाली चुप्पी पर बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान संसद में चर्चा होनी चाहिए, सोनिया गांधी ने डिमांड की। यानी सोनिया गांधी चाहती कि भारत खामनेई की मौत पर चुप क्यों है, इस पर भारत की संसद में चर्चा हो। सुनिए कांग्रेस के नेता क्या क्या कह रहे हैं। भारत की जो विदेश नीति रही है, आज मौजूदा सरकार ने उस विदेश नीति के परखचे उड़ा दिए। प्रधानमंत्री सऊदी अरबिया के रूलर से बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री यूएई के रूलर से बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान के हेड ऑफ द स्टेट से बात नहीं कर रहे, नेतन्याहू से बात कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, प्रधानमंत्री इस्राइल गए थे और ऐसे मौके पर गए थे। देश के लोगों को शक है कि प्रधानमंत्री के मशवरे से ही ईरान पे जंग हुई है। प्रधानमंत्री को बचाना चाहिए देश को। इस जंग के बारे में नेतन्याहू के साथ उनकी क्या बात हुई थी? इजराइल पहले ही साफ कर चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दौरे पर आए थे तो उन्हें ईरान पर अटैक होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था। दूसरी बात कि जहां तक भारत की विदेश नीति की बात है, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। पुतिन नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, रूस भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन क्या भारत ने रूस का साथ दे दिया था क्या, या यूक्रेन का साथ दे दिया था? भारत ने क्लियर कहा हम शांति के साथ हैं और जहां जरूरत पड़ी उस हिसाब से फैसले लिए। इसी तरीके से भारत ने क्या अमेरिका का साथ दे दिया है क्या, या ईरान का साथ दे दिया है? भारत आज भी खड़ा है कि भाई हम शांति के साथ हैं। ईरान युद्ध पर भारत के रुख पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। वो राहुल गांधी जो खुद विदेश जाकर भारत के खिलाफ बातें करते हैं, वो अब कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में मौन रहना तटस्थता नहीं है। भारत को संप्रभुता और शांति के लिए खड़ा होना चाहिए और अपनी नैतिक शक्ति को फिर से हासिल करना चाहिए। कांग्रेस के नेता लगातार इस पर बोल रहे हैं। खामनेई की मौत के बाद भारत में किस कदर सियासत हो रही है, आप वो भी देखिए। आज कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने खामनेई के भारतीय प्रतिनिधि अयतुल्ला अब्दुल हकीम मजीद इलाही से मुलाकात की। बातचीत में इमरान मसूद ने कहा कि खामनेई गांधी और नेहरू की बात करते थे, वो गांधी की विचारधारा से प्रभावित रहे। इमरान मसूद ने कहा कि भारत की विदेश नीति परंपरागत रूप से ईरान के साथ रही है, लेकिन मौजूदा सरकार कूटनीतिक जवाबदेही से भाग रही। सुनिए इमरान मसूद को। देखिए, ये बहुत बात विचलित कर रही है। ईरान जो हमारा पारंपरिक मित्र है और जहां से हमारा व्यापारिक साझेदारी बहुत ज़्यादा है, तेल का 50% आयात हमारा उधर से ही होता है और उसी रूट से होकर आता है। ऐसी परिस्थिति में जब आप यूएई से भी बात कर रहे हैं, सऊदी से भी बात कर रहे हैं, आप इजराइल से भी बात कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान को न्यूट्रल नज़र आना चाहिए। और न्यूट्रल हमारी पॉलिसी है, हमारी विदेश नीति है। लेकिन ईरान के लिए 2 लफ्ज़ भी नहीं बोले गए आपके, तो ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित भी करता है और दुखी भी करता है। इधर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी पीएम मोदी की विदेश नीति पर फायर है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे की टाइमिंग पर सवाल किया। वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को देश को बताना है कि क्या नेतन्याहू ने उनको ये बताया था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, और अगर बताया था तो फिर वजीर आजम को चाहिए था कि वो फौरन, प्रधानमंत्री को चाहिए था कि फौरन अपना इजराइल का दौरा खत्म करके देश को वापस आ। देखिए, एक तरफ तो ये फुल पॉलिटिक्स चल रही है, दूसरी तरफ पीएम मोदी क्या कर रहे हैं, अब आपको उसके बारे में बताता हूं। क्योंकि उनकी प्राथमिकता सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है। उन्हें जो भारतीय नागरिक खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में रहते हैं, जिसके बारे में मैंने कल आपको पाठशाला में बताया था, करीब 96 लाख 1 करोड़ भारतीय मिडिल ईस्ट में रहते हैं और वो लोग भी इस युद्ध के बीच फंसे हुए हैं।
तो नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? ईरान का साइड ले लें और उसके बाद उनको कहेंगे तुम अपना देखो। आप देखिए कि पिछले 48 घंटे में पीएम मोदी ने किस से बात की है। भाई उन्होंने कतर के आमिर शेख बिन हमाद अल थानी से बात की, ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से बात की, कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल हमाद अल मुबारक अल सबा से बात की, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की, बहरीन के किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा से बात की, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बात की, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II से बात की, इजराइल के पीएम नेतन्याहू से भी उन्होंने फोन पर बात की और पीएम मोदी ने इन देशों से भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि ईरान में बात नहीं की, ईरान में किससे बात करें? वहां तो पूरी टॉप लीडरशिप साफ होती जा रही है बॉस। और दूसरी बड़ी बात कि इजराइल से भी बात की तो कहा जा रहा है कि वहां भी उनको कहा कि शांति कीजिए भाई। इस क्राइसिस के बीच जो लोग राजनीति कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि भारत ईरान के लिए बोल क्यों नहीं रहा। उनके राज में क्या हुआ था वो भी आपको बता देता हूं। यूपीए सरकार के दौर में जब लीबिया के शासक गद्दाफी को मारा गया था तब भी भारत ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी थी। साल 2011 में लीबिया पर नेटो समर्थित विद्रोही गुटों ने गद्दाफी के काफिले पर हमला किया था। विद्रोहियों के हमले में गोली लगने से गद्दाफी की मौत हो गई थी। उस समय यूपीए सरकार ने गद्दाफी की मौत पर खुलकर कुछ नहीं बोला था, ना तो औपचारिक शोक रखा था और ना ही निंदा प्रस्ताव रखा गया था। यह सब भारत के राष्ट्रीय हितों को देखते हुए प्रतिक्रिया दी गई थी। इंडी गठबंधन को इस बात से दिक्कत है कि पीएम मोदी ईरान पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, खामनेई की मौत पर इजरायल और अमेरिका की निंदा नहीं कर रहे हैं। इंडी गठबंधन का को यह नहीं दिख रहा कि ईरान युद्ध और खामनेई की हत्या पर खुद मुस्लिम देश चुप्पी साधे हुए हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड का नारा देने वाले सारे मुस्लिम देश अपने हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। इससे भी भारत में बहुत लोग दुखी हैं। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह बहुत परेशान करने वाली बात है कि ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन मूक दर्शक बनकर देख रहा है, जबकि अमेरिका और इजरायल ईरान की संप्रभुता पर खुलेआम आक्रामकता कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत पर उनकी चुप्पी और इसका सारा दोष ईरान पर मढ़ने की कोशिश न केवल चिंताजनक है बल्कि अपमानजनक भी है। ईरान पर निर्लज हमले की निंदा करने के बजाय ओआईसी ने चुप्पी साधना पसंद किया है। एप्स्टीन गिरोह के कारनामों को गुप्त रूप से समर्थन दिया है। यह मुस्लिम उम्मा की सामूहिक चेतना और हितों के साथ गंभीर विश्वासघात का प्रतीक है। महबूबा मुफ्ती सवाल उठा रही हैं कि कहां गई मुस्लिम एकता। ईरान शिया बहुल है, इसलिए जो सुन्नी बहुल मुस्लिम देश हैं उन्हें ईरान में मारे जा रहे लोगों का दर्द महसूस नहीं हो रहा, या उन्हें अमेरिका से अपने रिश्ते बचाकर चलने? कहां गया मुस्लिम ब्रदरहुड? यह सवाल पूछा जा रहा है। खामनेई की मौत पर विपक्ष पूछ रहा है कि पीएम मोदी ईरान से बात क्यों नहीं कर रहे। ऐसे लोगों को देखना चाहिए कि पीएम मोदी इस वक्त कर क्या रहे। पीएम मोदी की प्राथमिकता युद्ध में फंसे भारतीयों को बचाने की है और पीएम मोदी ने पहले दिन से इस प्लान पर काम शुरू किया। युद्ध के बीच जहां सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, कई जगहों पर हमले के बाद एयरपोर्ट ऑपरेशनल भी नहीं है, ऐसे जगहों से भी भारतीयों को निकालने का काम भारत सरकार ने शुरू कर दिया। आज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद में मिडिल ईस्ट से बैक टू बैक फ्लाइट्स लैंड हुई। युद्ध के बीच से भारत लौटने वाले यात्रियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। आप देखिए वो कितने खुश हैं। ये ऐसे ही आ गए क्या? युद्ध के बीच भारत कैसे अपने नागरिकों को वापस ला रहा, आप देखिए। आज मिडिल ईस्ट में फंसे हुए 2100 से ज्यादा भारतीय देश लाए गए। केबिन क्रू समेत 507 भारतीय दुबई से दिल्ली पहुंचे, 400 भारतीय दुबई से मुंबई पहुंचे, 300 भारतीय दुबई से चेन्नई पहुंचे और 300 लोगों को दुबई से बेंगलुरु पहुंचाया गया। 310 भारतीयों को अबू धाबी से दिल्ली लाया गया है, जबकि 300 यात्री दुबई से हैदराबाद पहुंचे। जो भारतीय यूएई और ओमान जैसे देशों से लौट रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनिए आप। मैंने कोई इंतजाम नहीं किया। मैंने 5 दिन पहले टिकट बनवा ली थी, लेकिन 3 दिन पहले 24 आवर के लिए फ्लाइट बंद कर दी गई थी। एयर इंडिया, इंडिगो, सलाम एयर, ओमान एयर सब बंद थी, लेकिन पिछले 24 घंटे से फ्लाइट खुल गई है, तो हम आगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते में भी कोई परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है। एयरपोर्ट का रास्ता भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हुई। वहाँ का प्रशासन भी हमें बहुत सहयोग कर रहा है, वहाँ की सरकार भी हमें सहयोग कर रही है। लेकिन डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा था, तो कोई भी मिसाइल गिरी नहीं, सब वहीं स्काई में ही एक्सटिंग्विश हो जा रही, इंटरसेप्ट हो जा रही। नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ओमान में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से आए, कोई दिक्कत नहीं है। उधर ऐसा माहौल नहीं है, एकदम शांत है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी देखिए कि पीएम मोदी जिस मुश्किल वक्त में युद्ध के बीच से अपने लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, उस सिचुएशन में ट्रंप क्या कर रहे हैं। अमेरिका ने इजरायल में फंसे अपने नागरिकों के सामने हाथ जोड़ दिए।
इजराइल में अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों से कहा है कि यूएस एम्बेसी इस वक्त इजराइल में अमेरिकियों को निकालने या सीधे मदद करने की स्थिति में नहीं है। अगर आप अपना सिक्योरिटी प्लान बना रहे हो तो कुछ रूल्स को फॉलो कर लेना होगा। इजरायली टूरिज्म मिनिस्ट्री ने ताबा बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए शटल चलाना शुरू कर दिया। पैसेंजर लिस्ट में शामिल होने के लिए इवैक्यूएशन फॉर्म के जरिए रजिस्टर करना होगा। यूएस एम्बेसी टूरिज्म मिनिस्ट्री के शटल के लिए कोई सिफारिश नहीं कर सकती। अगर आप इस शटल से निकलते हैं तो यूएस सरकार सुरक्षा की गारंटी भी नहीं दे सकती। जॉर्डन जाने के लिए एलियट तक शटल या टैक्सी से इत्जाक रॉबिन बॉर्डर क्रॉसिंग तक जा सकते हैं। यानी अमेरिका तक अपने नागरिकों के सेफ रिटर्न की गारंटी नहीं ले रहा, जबकि इधर नरेंद्र मोदी एक एक भारतीय को वॉर जोन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फोन पे फोन घुमा रहे हैं इन मिडिल ईस्ट के देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को, सुप्रीम लीडर्स को, कि भाई हमारे भारतीयों को देखना जरा आप वहां पर। चार्टर्ड फ्लाइट से लेकर स्पेशल फ्लाइट्स अरेंज की जा रही, और यहां लोगों का बस इसी में है कि इस पे नहीं बोले, उस पे नहीं बोले। खैर, ये तो लोगों को बचाने की बात है, लेकिन भारत बॉर्डर पे ऐसा क्या कर रहा है भाई कि पाकिस्तान पैनिक में है। अगला चैप्टर, बॉर्डर पर भारत ने ऐसा क्या किया कि पाकिस्तान चिल्लाने लगा कि भारत मारने आ रहा है। 5 से 12 मार्च के बीच भारत बॉर्डर पर ऐसा क्या करने जा रहा है कि मुनीर एंड कंपनी का गला सूख रहा है। पाकिस्तान के अंदर कितने मोर्चे खुल गए हैं, अब इसका चैप्टर। भाई, हमला अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर किया, लेकिन सबसे ज्यादा पैनिक में पाकिस्तान है। पाकिस्तान चिल्ला रहा कि भारत मारने आ रहा है, भारत मारने आ रहा है। मुनीर एंड कंपनी का गला सूखने लगा है। आप देखिए कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भारत एक और हमले की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर आने वाला है। भारत, इजराइल और अफगानिस्तान मिलकर एक अलायंस बना सकते हैं। आज पाठशाला में आपको बताऊंगा कि भारत ने बॉर्डर पर ऐसा क्या कर दिया भाई कि पाकिस्तान चिल्ला रहा कि भारत मारने आ रहा है, और मुनीर एंड कंपनी का गला क्यों सूख रहा है। लेकिन पहले एक झलक देखिए। इस समय पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। वहां के राष्ट्रपति ने क्या कहा है, पहले उसको सुनिए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भारत कभी भी मार सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अलग घबराए हुए हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इजराइल के इशारों पर ईरान पर जबरन युद्ध थोपा गया है ताकि पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचा जा सके। आगे ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आने वाले वक्त में इजराइल भारत और अफगानिस्तान के साथ मिलकर नया अलायंस बना लेगा, जिसके जरिए पाकिस्तान को निपटाने की कोशिश होगी। इसके लिए ख्वाजा आसिफ ने दलील दी कि पाकिस्तान और ईरान के बीच 900 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर है, और ईरान पर हमले बढ़ते हैं तो ईरान से लगी पाकिस्तान की सीमा भी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। यह डर इसलिए है क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है। आज मैं कहना चाहता हूं, वह सिंदूर ऑपरेशन अभी रुका नहीं है। पाकिस्तान यदि अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो आज मैं फिर से रक्षा मंत्री होने के नाते कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, इस बार हम ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। बहनों भाइयों, इस बार माफ नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में। पाकिस्तान की घबराहट की कई वजह हैं। बॉर्डर पर जबरदस्त तैयारियों के बीच भारत ने एक बार फिर नोटाम जारी कर दिया है। इस बार 5 मार्च से 12 मार्च के लिए नोटाम जारी हुआ है। यह नोटाम भारत पाकिस्तान के राजस्थान से सटे बॉर्डर के लिए जारी हुआ है। इस तरह के नोटाम एयर स्पेस को रिजर्व करने के लिए तब जारी किए जाते हैं जब उस इलाके में बड़ी वॉर ड्रिल होने वाली हो, ताकि सिविलियन एयरक्राफ्ट को किसी तरह का नुकसान न हो जाए। यह नोटाम ऐसे वक्त में जारी हुआ है जब कुछ दिन पहले ही भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के जैसलमेर में वायु शक्ति ड्रिल की। आप यह भी देखिए कि बॉर्डर पर भारत की धुआंधार तैयारियां देखकर पाकिस्तान पैनिक में। पाकिस्तान ने कराची और लाहौर में अपने एयर स्पेस को कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया है। PAA यानी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 मार्च से 31 मार्च तक हर रोज सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच कराची और लाहौर के एयर रूट कमर्शियल ऑपरेशन के लिए बंद रहेंगे। यानी पाकिस्तान पैनिक मोड में। दूसरी बात, इधर अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, उसमें अमेरिका के खिलाफ जो पाकिस्तान में लोग हैं वो अमेरिकी दूतावास पे हमले कर रहे हैं, अमेरिकी गोली चला के पाकिस्तानियों को मार रहे हैं। तो पाकिस्तान में हर तरफ से मोर्चा खुला हुआ है, उस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक,